दुनिया भर में शिपिंग का कारोबार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और समृद्धि के लिए बहुत जरूरी है। दुनिया का लगभग 90% व्यापार समुद्री माल ढुलाई पर चलता है और हर साल 10 अरब टन से भी ज्यादा माल जहाजों पर लाया और ले जाया जाता है। 100 से भी ज्यादा सालों से पनामा नहर प्रशांत और अटलांटिक महासागरों के बीच शिपिंग के लिए एक शॉर्टकट बनी हुई है। दूसरे रास्ते से पूरे साउथ अमेरिका का चक्कर काटकर जाना एक महंगा सौदा है, जिसमें 2 हफ्ते से ज्यादा का वक्त और लाखों गैलन्स फ्यूल एक्स्ट्रा लग जाता है। लेकिन 2006 में इंजीनियर लुइस फेरेरा और इनके साथी एक बड़ी परेशानी का सामना कर रहे थे। ओरिजिनल पनामा नहर के साथ प्रॉब्लम यह है कि जहाज बड़े होते जा रहे हैं और वो नहर में फिट नहीं हो सकते। पिछले 100 सालों में जहाजों का साइज बहुत ज्यादा बढ़ गया है। माल ढोने वाला यह आधुनिक जहाज अपने से पहले वाले जहाजों की तुलना में करीब 3 गुना ज्यादा माल ले जा सकता है और ये इतना ज्यादा बड़ा है कि ओरिजिनल नहर से आसानी से नहीं निकल सकता था। हमें इससे बड़ी नहर चाहिए। इसका समाधान था बड़े पैमाने पर एक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट। पनामा नहर को बड़ा करने के प्रोजेक्ट में नए लॉक चेंबर्स भी बनाए गए, जिसमें हर लॉक चेंबर की लंबाई 4 फुटबॉल के मैदानों के बराबर है। हर चेंबर को एक दूसरे से अलग करने वाले गेट्स की ऊंचाई 11 मंजिल की बिल्डिंग जितनी है। नए लॉक चेंबर्स और चैनल्स बनाने के लिए 15 करोड़ क्यूबिक मीटर जमीन खोदी गई। 44 लाख क्यूबिक मीटर्स कंक्रीट में 1,92,000 टन का स्ट्रक्चरल स्टील डाला गया और 77 किलोमीटर लंबा कनाल बनाया गया, जिसमें से दुनिया के कुछ सबसे बड़े जहाज गुजर सके। लेकिन इसे बनाना इतना आसान नहीं था। हमारे सामने बड़ा चैलेंज था। मतलब आपको समझना पड़ेगा कि ऐसा करने के लिए नहर को पहाड़ों के ऊपर से ले जाना था। आजकल के माल ढोने वाले जहाज इतने बड़े हो गए हैं कि नहर को चौड़ा करने के अलावा दाईं और बाईं तरफ के काफी बड़े इलाकों को भी बंदरगाहों में बदलने की जरूरत थी। कॉन्ट्रैक्ट्स मैनेजर होने के नाते होर्हे डे ला गुआर्डिया जानते थे कि यहाँ पानी के ऊपर और नीचे की जगहों को मॉडिफाई करना बहुत बड़ा काम है। यहाँ हम अप्रोच चैनल देख रहे हैं। नेविगेशन के लिए चैनल को गहरा और चौड़ा करना बहुत बड़ा इंजीनियरिंग चैलेंज था। यहाँ बड़ी बड़ी चट्टानें थीं और ऐसे एरियाज थे जहाँ दलदल वाली जमीन थी, तो ये हमारे लिए एक बहुत बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन एक बहुत बड़ी नहर बनाने के लिए चाहिए था एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन। यह है डार्टानियन, दुनिया के सबसे बड़े कटर सक्शन ड्रेजर्स में से एक, और इसके सामने थी निर्माण में आने वाली एक सबसे बड़ी दिक्कत। नहर कनाल के पैसिफिक छोर पर समुद्र तल में सख्त चट्टानें खड़ी थीं, जो नए बड़े जहाजों के रास्ते में आती थीं। हमें उन जहाजों के लिए नेविगेशनल चैनल बनाना था जो बड़े और गहरे होते हैं। लेकिन डार्टानियन को सख्त से सख्त चट्टानें काटने के हिसाब से ही बनाया गया है। यह पानी के अंदर पत्थरों को फोड़कर छोटे छोटे टुकड़े करने के लिए कंप्यूटर से कंट्रोल किए जाने वाले एक रोटेटिंग कटर टूल का इस्तेमाल करती है और उसके बाद एक बड़े से पंप से उन्हें बाहर खींच लेती है। नए टनल्स के लिए तोड़फोड़ और खुदाई के बाद बहुत बड़ी मात्रा में मटेरियल निकला, जिसने एक बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर दी। हमें उस मटेरियल को डालने की जगह चाहिए थी जो खुदाई में निकल रहा था, लेकिन ऐसी जगह मिलना जहां हम 5 या 6 करोड़ क्यूबिक मीटर्स मटेरियल डाल सकें आसान बात नहीं थी। आसपास पड़ी यह बेकार जगह इस काम के लिए एकदम सही लगती है, लेकिन वहां मटेरियल डालना सच में बड़ा घातक हो सकता था। ये एक खतरनाक जगह थी जहां न तो कोई आ सकता था न ही जा सकता था, क्योंकि यहाँ बहुत सारा अनएक्सप्लोडेड गोला बारूद भरा था। इस जमीन का इस्तेमाल यूएस आर्मी की फायरिंग रेंज के लिए किया जाता था,
जिसकी वजह से यहां गोला बारूद फैला पड़ा था। इसका हल निकालने के लिए इंजीनियर्स को इतिहास के एक महान आविष्कारक के आविष्कार का इस्तेमाल करना पड़ा। फिजिसिस्ट एंड्रयू स्टील इंग्लैंड के साउथ कोस्ट पर जा रहे हैं, जहां 1940 के दशक में नाज़ी आक्रमण से बचने के लिए कड़ा बंदोबस्त किया गया था। अगर किसी भी खुली जगह पर बॉम्ब्स फैले हुए हों तो किसी का भी पैर पड़ने पर वो फट सकते हैं और लोग मारे जा सकते हैं। तो मिलिट्री ने इसका इस्तेमाल एक हथियार के रूप में किया, जिसमें बिना किसी जवान के वो एक सुरक्षा घेरा बना सकते हैं। सैकड़ों माइंस बिछाने से एक भयंकर रुकावट पैदा हो सकती है। ये वजनदार प्लेट उनसे होने वाली परेशानी को समझाने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। और इन्हें बिछाना बेहद आसान है। एक गड्ढा खोदिए, माइन को रेत के नीचे दबा दीजिए और रेत को फैला दीजिए। देखा, कोई नहीं कह सकता कि इसके नीचे एक माइन है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आक्रमण से बचने के लिए ब्रिटेन के बीचेस पर हजारों माइंस बिछाई गई थीं। लेकिन ब्रिटिश के सामने एक परेशानी थी। उसी तकनीक का इस्तेमाल विदेशों में उनके खिलाफ किया जा रहा था। नॉर्थ अफ्रीका में कामयाब जर्मन आर्मी ने बहुत बड़े रेगिस्तानी इलाके में माइन बिछाकर अपने सैनिकों को पलटवार से बचाया। एक पोलिश इंजीनियर योसेफ स्तानिस्लाव कोसास्की, जो जेल से भाग गए थे, उन्होंने इस परेशानी का हल निकाला। और ये थी वो चीज। एक्चुअली ये कोज़ास्की की डिवाइस का थोड़ा मॉडर्न वर्जन है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का इस्तेमाल करके रेजोनेंस के जरिए जमीन के नीचे छिपा हुआ मेटल ढूंढ सकती है। हर चीज की एक फ्रीक्वेंसी होती है जिस पर वो वाइब्रेट करती है, जैसे कि एक घंटी। जैसे किसी भी ठोस चीज पर कुछ मारने से वायर के कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट एक खास फ्रीक्वेंसी पर फ्लक्चुएट करता है। ये अपने पास के कॉइल में एक करंट भी पैदा कर सकता है। अगर कॉइल्स एक ही नेचुरल फ्रीक्वेंसी के हैं तो करंट दूसरे कॉइल को एम्पलीफाई करता है और उसकी गूंज तेज होती चली जाती है। योसेफ कोज़ास्की ने जो इंस्ट्रूमेंट बनाया था वो मेटल की चीजें डिटेक्ट करने वाला पोर्टेबल डिवाइस था, लेकिन हमने उसका एक सिंपल वर्जन तैयार किया है ताकि आपको दिखा सकें कि ये काम कैसे करता है। तो हमारे पास 2 कॉइल्स हैं जिन्हें हम मेटल डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। हमारे पास एक एम्पलीफायर भी है और साउंड सुनने के लिए एक स्पीकर भी है। और अब बस मुझे इन सब को आपस में कनेक्ट करना है। इन दोनों कॉइल्स में से 2 वायर्स निकल रही हैं। उनमें से एक वायर के आउटपुट को हम इस एम्पलीफायर के इनपुट में कनेक्ट कर देते हैं और उसके बाद हमें एम्पलीफायर के आउटपुट को दूसरी कॉइल के इनपुट से कनेक्ट करना है। तो रेड वायर रेड में और ब्लू वायर ब्लू में। तो ये जो हमने तैयार किया है इसे कहते हैं फीडबैक सर्किट। तो अब एम्पलीफायर को एक कॉइल से पावर मिल रही है जिसे वो एम्पलीफाई करके अपने आउटपुट से दूसरी कॉइल को भेज रहा है। मतलब अगर दोनों कॉइल्स मेटल की किसी चीज के ऊपर होंगी तो उनके बीच कनेक्शन बनेगा और वो सिग्नल एक लूप में बार बार घूमता रहेगा और एम्पलीफायर की वजह से उसकी आवाज तेज होती जाएगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक माइक्रोफोन को स्पीकर्स के बहुत पास लाने पर होता है। और अब आखिरी चीज, हमें इस पूरे सिस्टम को इस स्पीकर से कनेक्ट करना है जिससे हमें सुनाई दे कि सर्किट में हो क्या रहा है। चलिए अब उस माइन को ढूंढते हैं जिसे मैंने छिपाया था। ये जो बैकग्राउंड में हल्की सी आवाज आ रही है वो इसलिए क्योंकि दोनों कॉइल्स एक दूसरे के बिल्कुल पास पास हैं, जिससे उनके बीच भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी फ्लो हो रही है। और इन दोनों कॉइल्स के कनेक्शन को बढ़ाने के लिए बस जरा सा मेटल मिलना चाहिए और देखते मेरी छिपाई हुई माइन मिलती है या नहीं। ओह, देखा आपने, इसने रेत के नीचे एक मेटल डिटेक्ट किया है। चलिए चेक करते हैं। इसका काम हो गया, देखते हैं। ये लीजिए, मिल गई। हमने यहां जो नकली माइन दबाई थी वो मिल गई। योसेफ कोसास्की ने पहले प्रैक्टिकल पोर्टेबल मेटल डिटेक्टर का आविष्कार किया था। 1942 में कोज़ास्की के माइन डिटेक्टर्स का प्रोडक्शन शुरू हुआ और उसी साल 500 माइन डिटेक्टर्स को सीक्रेटली कायरो के पास तैनात साथी देशों की सेनाओं को भेज दिया गया।
इसकी मदद से एल अलानाइन की मशहूर लड़ाई में ब्रिटिश इंजीनियर्स ने जर्मन माइनफील्ड्स का रास्ता साफ कर दिया और आखिर में अपने साथी देशों के लिए एक बड़ी जीत हासिल की। कोज़ास्की का ये मेटल डिटेक्टर इतना कामयाब रहा कि इसके जैसे कई मेटल डिटेक्टर्स ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेकर आज तक न जाने कितनी माइनफील्ड्स और अनएक्सप्लोडेड गोला बारूद को ढूंढ निकाला है। पनामा कनाल एक्सपेंशन प्रोजेक्ट पर कोज़ास्की के आविष्कार के आधुनिक उपकरण अनएक्सप्लोडेड खतरनाक गोला बारूद से भरे पड़े इलाके को साफ करने के काम आए। हमें ऐसी कंपनीज मिली जो इस काम में एक्सपर्ट थीं। वो लोग एक एरिया को अलग करके और बड़ी सावधानी से चप्पा चप्पा छानते और हर बार जब भी उन्हें कुछ मिलता था तो वो उसे मार्क कर देते थे और फिर दूसरे लोग आकर उसे निकालते थे। उसके बाद वो उनका एक जगह ढेर लगाकर उड़ा डालते थे। कुल मिलाकर 3000 से भी ज्यादा अनएक्सप्लोडेड गोला बारूद निकालकर उड़ा दिया गया। वो एक सबसे बड़ा चैलेंज था क्योंकि थैंक गॉड कि कोई जख्मी नहीं हुआ और कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ और हमने 460 हेक्टर्स अनएक्सप्लोडेड गोला बारूद हटा दिया। लेकिन आसपास के विस्फोटकों को हटाना सिर्फ एक शुरुआत थी। ऐसी फैसिलिटीज बनाने के लिए जिसमें से इस तरह के जहाज निकल पाएं, इंजीनियर्स को कई बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पोर्ट की तरफ बढ़ रहे हैं और ऐतिहासिक आविष्कारों का इस्तेमाल करना पड़ा। ये इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है जिससे नामुमकिन को मुमकिन बनाया जा सके। पनामा कनाल एक्सपेंशन प्रोजेक्ट को अंजाम दिया जा रहा था जिससे नए दौर के बड़े बड़े जहाज अटलांटिक और प्रशांत महासागरों के बीच का ये शॉर्टकट इस्तेमाल कर सकें जो व्यापार के लिए बहुत जरूरी था। 1914 वाली नहर के ओरिजिनल हिस्सों को और गहरा और चौड़ा किया जा रहा है जिससे इस तरह के बड़े बड़े माल ढोने वाले जहाज उसमें जा सकें। स्टैंड बाय ऑन द स्टारबोर्ड क्वार्टर। बोट को वहीं रोक दो। अभी हाफ टू स्टारबोर्ड। आज इस नहर से 4000 से 4500 कंटेनर्स वाला जहाज गुजर सकता है। ये जहाज 12000 से 13000 कंटेनर्स ला रहा है। लेकिन चीफ इंजीनियर होने के नाते एलिया डी मरोता जानती थी कि इस तरह के जहाजों के हिसाब से नहर को बड़ा करने का मतलब है पनामा की जियोग्राफी से छेड़छाड़ करना। पनामा नहर एक ऐसी नहर है जिसमें जहाज एक ओशन से दूसरे ओशन में जाते हैं, पैसिफिक से अटलांटिक या अटलांटिक से पैसिफिक में, और उसके बीच एक माउंटेन रेंज है जो पहाड़ों से होते हुए जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं? तो इस तरह के जहाज को अमेरिकन कॉन्टिनेंट के पहाड़ों से कैसे गुजारा जा सकता था? ऐतिहासिक आविष्कारों के बिना ऐसा कर पाना नामुमकिन था। इंजीनियर डॉक्टर रीस मॉर्गन फ्रांस की लोर वैली में आए हैं एक ऐसी तकनीक को परखने के लिए जिसने पानी के यातायात को हमेशा के लिए बदल दिया था। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में फ्रांस के किंग हेनरी IV को एक देश दोबारा बनाना पड़ा जो दशकों के धार्मिक युद्धों से तबाह हो गया था। देश में खाने की कमी होने की वजह से राजा को पूरे देश में माल भेजने के लिए एक सही तरीका चाहिए था। जमीन के रास्ते माल भेजना बड़ा सीधा सा तरीका है, लेकिन गांव के इलाके में डाकू घूमते रहते थे और उसमें आप माल की एक लिमिटेड मात्रा ले जा सकते थे और उस पर सड़कों की हालत इतनी खस्ता थी कि माल आसानी से खराब हो सकता था। लेकिन फ्रांस के नदियों के नेटवर्क ने एक कारगर तरीका दिया। राजा ने एक नहर बनाने का फैसला किया जिससे उत्तर में सीन को दक्षिण में लोअर के साथ जोड़ा जा सके। लेकिन उसमें एक दिक्कत थी। दो नदियों के बीच 40 मीटर ऊंचा एक पहाड़ था। 31 साल के हाइड्रोलिक्स इंजीनियर ह्यूगे कॉस्नियर को एक ऐसा रास्ता निकालना था जिससे बोट्स को ऊपर की तरफ ले जाया जा सके, और उन्होंने जो रास्ता निकाला वो वास्तव में कमाल का था।
यहाँ रोंगनीली सेप्टिक्लूज गांव में कॉजनियर के अचीवमेंट का एक बहुत ही अद्भुत उदाहरण है। स्टेयरकेस लॉक, जो यूरोप में अपनी तरह का पहला है। 7 इंटरकनेक्टेड चेम्बर्स बोट्स को खड़ी चढ़ाई पर चढ़ा सकते थे। ये इंजीनियरिंग का बड़ा अनोखा और खूबसूरत उदाहरण है। ढलान को पार करने के लिए बोट्स को एक बार में 3 मीटर ऊपर उठाने के लिए लॉक चेम्बर्स या पॉन्ड्स का एक सीक्वेंस बनाया गया। इस लॉक सिस्टम की खूबसूरती और शान देखकर तो मैं वाकई गदगद हो गया। ये सोचकर हैरानी होती है कि इसे करीब 400 साल पहले ही बनाया गया था। तो ये काम कैसे करता है? इससे पहले इसे जिस तरीके से किया जाता था उसे फ्लैश लॉक कहते हैं, जिसमें निचले स्तर से ऊंचाई पर आने के लिए सिर्फ एक स्टेप था, लेकिन वो तरीका बहुत खतरनाक था। जैसे ही गेट को हटाया जाता था वैसे ही पानी की एक तेज धारा आती थी और बोट को उसके ऊपर से खींचना पड़ता था और पीछे वाले गेट को जल्दी से बंद करना पड़ता था। आप देख सकते हैं कि इसमें कितना खतरा था और बोट डैमेज हो सकती थी, माल खराब हो सकता था। बोट को पानी की धारा से ऊपर उठाना एक खतरनाक तरीका था। कॉजनियर का बेजोड़ आइडिया था इसमें एक दूसरा गेट लगाना, जिससे अलग अलग चेम्बर्स की एक सीरीज बन गई, जिसमें पानी के लेवल को बराबर करके उसे जरूरत के हिसाब से एडजस्ट किया जा सकता था। इसमें बोट लोअर लेवल से आती थी और उसके पीछे का गेट बंद हो जाता था, जिससे बोट चेम्बर के अंदर बंद हो जाती थी। उसके बाद इसमें धीरे धीरे पानी छोड़ा जाता था जब तक दोनों चेम्बर में पानी का लेवल बराबर ना हो जाए। अब इस गेट को आराम से खोला जा सकता था बिना किसी तेज धारा के, और बोट सेफली यहां से निकल सकती थी। कुल 36 लॉक चेम्बर्स बनाकर 12 एक तरफ और 24 दूसरी तरफ कॉजनियर ने 40 मीटर के पहाड़ की परेशानी को हल करके पूरा कनाल सिस्टम बना दिया। जरा सोचिए, हजारों कनाल बोट्स अपना माल लेकर इस लॉक सिस्टम से आती जाती हों। वो नजारा देखने लायक होता होगा। सही मायनों में इंजीनियरिंग का पहला कदम। नई पनामा नहर में कॉजनियर के लॉक चेम्बर वाले आइडिया को बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करना था। चीफ इंजीनियर एलिया डी मरोटा 2 नए बड़े बड़े लॉक चेम्बर्स वाले स्टेयरकेस बनाने की इंचार्ज थीं। नहर के दोनों सिरों पर एक एक। नए लॉक्स बनाने में बहुत बड़े टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस थे। बहुत सारी खुदाई करनी पड़ी, बहुत सारी जमीन खोदकर हटाई गई, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उस एरिया की जियोलॉजी भी बदली गई, क्योंकि हम सी लेवल से ऊपर पहाड़ों की तरफ जा रहे थे, तो बहुत सी अलग अलग तरह की मिट्टी मिली। नए लॉक चेम्बर्स बनाने में 6 करोड़ 20 लाख क्यूबिक मीटर्स चट्टाने और जमीन खोदने के लिए 20,000 से ज्यादा मजदूर लगे। ये लोड 26 लाख डंपर ट्रक लोड के बराबर था। उन्होंने कुल 6 बहुत बड़े चेम्बर्स बनाए, जिसमें 34 लाख क्यूबिक मीटर्स कंक्रीट लगा। बताने की जरूरत नहीं है कि स्ट्रक्चर्स बहुत बड़े और अद्भुत डिजाइन के थे। हमारे पास 3 चेम्बर्स थे। हर चेम्बर जहाज को 9 मीटर ऊपर ले जाता था, तो जहाज एक आर्टिफिशियल झील के जरिए 27 मीटर ऊपर जाता था और इसी तरह 3 स्टेप्स में दूसरी तरफ नीचे उतरता था। यह शानदार कंस्ट्रक्शन जून 2016 में पूरा हुआ और ये नया माल ढोने वाला बड़ा जहाज टेस्ट के लिए जाने वाला था। ये वो पहला जहाज है जो नए लॉक चेम्बर से गुजर रहा है। हम उसे पास कर रहे हैं। हाफ टू पोर्ट। एक ऐसी नहर बनाना बहुत बड़ा चैलेंज था जिसमें से इस तरह का जहाज निकल सके। जो जहाज लॉक चेम्बर्स में जाने वाला था वो 427 मीटर लंबा
और 55 मीटर चौड़ा था। भले ही लॉक चेम्बर्स एक ओलंपिक स्विमिंग पूल की लंबाई से ज्यादा चौड़े थे, लेकिन चौड़ाई में जहाज के दोनों तरफ कुछ ही सेंटीमीटर की जगह बची, जिसकी वजह से चीफ कैनाल पायलट मारियो चोंग के पास गलती की बहुत कम गुंजाइश थी। उसे वहीं रोक दो। हार्ड टू स्टारबोर्ड। अभी स्टार्ट कीजिए। हार्ड टू स्टारबोर्ड। ये एक बड़ा चैलेंज था। वो एक अलग तरह का जहाज था जिसमें बहुत डिस्प्लेसमेंट थे, इसलिए बहुत सावधानी बरतने की जरूरत थी और उन्हें पुराने जहाज और लॉक्स की तुलना में अलग तरीके से ट्रीट करना था। रुकने में ज्यादा टाइम लगना, अचानक कोई ऐसा मूवमेंट हो जिसे आप ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाए तो कभी भी कोई एक्सीडेंट हो सकता है। वो नीचे तली से टकरा सकते हैं क्योंकि वो बहुत ही बड़े होते हैं, तो ये एक बड़ा चैलेंज था। लेकिन यही तो हम पायलट्स को चाहिए, हमें चैलेंज बहुत अच्छे लगते हैं। मारियो को 3 बड़े बड़े लॉक चेम्बर्स के जरिए जहाज को आगे बढ़ाकर नहर के ऊंचे हिस्से तक पहुंचाना था, लेकिन उन लॉक चेम्बर्स के साइज और स्कोप ने दूसरी चुनौतियां खड़ी कर दी। वैसे तो दुनिया में ऐसे लॉक्स हैं जो ज्यादा चौड़े हैं, लेकिन ऐसा कोई लॉक नहीं जो इससे ज्यादा चौड़ा, लंबा और गहरा हो और उसके साथ उसमें 3 स्टेप्स हो। इस परेशानी को हल करने के लिए इंजीनियर्स ने पुराने जमाने के आविष्कारों की तरफ नजर दौड़ाई। ये वाकई बहुत बड़ा है। मैं सच में एक्साइटेड हूँ। जिससे नामुमकिन को मुमकिन बनाया जा सके। पनामा नहर प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है और इसे बड़ा बनाने में $5 अरब की लागत आई। इसे इतना बड़ा बनाना था जिससे आधुनिक से आधुनिक जहाज निकल सकें, जैसे 324 मीटर लंबा और बहुत बड़ा ये जहाज जिसे पायलट मारियो चोंग को लॉक चेम्बर से गुजारना है। हाफ टू पोर्ट, हाफ टू पोर्ट। उस पर नजर रखो। इस वक्त हम नई जनरेशन्स के बड़े जहाजों को इसमें ले जाकर देख रहे हैं। इसमें सबसे मुश्किल काम था ये पूरा प्रोसेस, यानी जहाज को लॉक चेम्बर से होते हुए चेम्बर पार कराना और जहाज को लॉक चेम्बर्स के अंदर सही पोजीशन में रखना। बड़े बड़े लॉक चेम्बर्स वाले 2 स्टेयरकेस नहर के दोनों छोर पर एक-एक, जिन्हें जहाजों को 27 मीटर ऊपर उठाने के लिए डिजाइन किया गया था, यानी 8 मंजिल की बिल्डिंग के बराबर, जिससे जहाज नहर के ऊंचे हिस्से तक पहुंच सके। लेकिन चीफ लॉक्स डिजाइन इंजीनियर चेरिल जॉर्ज जानती थीं कि नए लॉक चेम्बर्स को मौजूदा लॉक चेम्बर से बड़ा बनाने के अलावा और भी बहुत कुछ करना है। नए लॉक्स बनाने में सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि उनमें हम किस तरह के गेट्स इस्तेमाल करने वाले हैं। नावों को ऊपर और नीचे ले जाने वाले ज्यादातर लॉक चेम्बर बनाने के लिए माइटर गेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। इन गेट्स में एक फायदा था, ऊपर से आने वाले पानी का प्रेशर गेट्स को आपस में जोड़कर दबाता है। लेकिन जब लॉक चेम्बर्स बड़े हों तो गेट्स भी बड़े होते हैं, और वो इतने बड़े थे कि उन्हें बहुत ज्यादा जगह चाहिए थी, और वो इतने भारी थे कि उन्हें सपोर्ट देना मुश्किल था। इसीलिए इंजीनियर्स ने बड़े लॉक चेम्बर को बंद करने का दूसरा तरीका सोचा। रेस्टोरेशन हिस्टोरियन टूया लिंड एक खास कार्यक्रम के लिए फिनलैंड आई हैं। वो ये देखने आई हैं कि नए तरीके के वाटर टाइट गेट कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं। हम इस वक्त हेलसिंकी कोस्ट से दूर दुनिया के एक सबसे बड़े समुद्री किले की तरफ जा रहे हैं। सोमोलिना का ये विशाल किला यूरोप के सबसे पुराने ऑपरेटिंग ड्राई डॉक्स में से एक है, और सर्दियों से पहले बोट्स को अंदर या बाहर ले जाने का आज एकमात्र मौका है। किसी भी ड्राई डॉक को चलाने में इस चीज का बहुत बड़ा हाथ होता था कि उसका गेट समुद्र को बाहर रखने में कितना कारगर है।
ट्रेडिशनल डॉक गेट्स आगे पीछे की तरफ खुलते हैं, जिनमें 2 बड़े दरवाजे होते हैं, लेकिन उसमें रॉक का बुनियादी ढांचा बनाए रखना और उस पर दबाव डालना मुश्किल था। उससे भी बुरा ये है कि कुछ डॉक्स लकड़ी और मिट्टी के बने टेम्पररी गेट्स इस्तेमाल करते थे, जिन्हें डॉक को दोबारा भरने के लिए हर बार तोड़ दिया जाता था। 1796 में ब्रिटिश नेवल आर्किटेक्ट सैमुअल बेंथम एक जबरदस्त आइडिया लेकर आए और यहां स्वोमोलिना में बेंथम के आविष्कार का एक उदाहरण मौजूद है। क्या बात है, ये वाकई बहुत बड़ा है। इसे कहते हैं शिप केसॉन। ये गेट और बोट के बीच लगा एक और गेट है और इसकी सफलता का राज आप अभी देखने वाले हैं। आज हम 200 साल पुराने आविष्कार को काम करते हुए देखेंगे। इस वक्त केसॉन गेट पानी से पूरा भरा हुआ है, बिल्कुल एक डूबी हुई नाव की तरह। सबसे पहले वाल्व्स खोले जा रहे हैं, जिससे पानी डॉक में आ जाएगा। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अब डॉक में पानी का लेवल इतना हो गया है कि हम कैसन गेट के पानी को बाहर निकालना शुरू कर सकते हैं और उसके बाद वो गेट तैरने लगेगा। कुछ ही देर में केसॉन गेट दोबारा नाव की तरह तैरने लगता है। अब गेट तैर रहा है और मुझे लगता है हम जल्दी ही इसकी रस्सियां खोलकर इसे बाहरी डॉक पर खींच लेंगे। 80 टन का होने के बावजूद इस तैरते गेट को सिर्फ कुछ लोग मिलकर आराम से खींच सकते हैं। बेंथम का आविष्कार काम कर रहा है और ये कमाल का है। ये वास्तव में वक्त की कसौटी पर खड़ा उतरा है। शिप केसॉन के रास्ते से हट जाने के बाद बोट्स जब चाहे तब डॉक से अंदर बाहर जा सकती हैं। ये वाकई देखने लायक है। जब डॉक को दोबारा इस्तेमाल करना हो तो तैरता हुआ केसॉन गेट वापस एंट्रेंस पर लाया जा सकता है। उसके बाद इसमें पानी भर दिया जाता है और ये डॉक के नीचे बने पत्थर के खांचे में जाकर बैठ जाता है, जिससे एक वाटर टाइट सील बन जाती है। उसके बाद एक बार फिर ड्राई डॉक बनाने के लिए पानी को बाहर पंप किया जा सकता है। बेंथम के तैरने वाले गेट के आइडिया ने ड्राई डॉक्स को सील करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया। तैरने वाले गेट का ये बढ़िया कॉन्सेप्ट आज भी दुनिया भर की नहरों और डॉकयार्ड्स में देखा जा सकता है। पनामा नहर के नए लॉक चेंबर्स में तैरने वाले केसॉन गेट का कॉन्सेप्ट लेकर उसे बहुत बड़े पैमाने पर बनाया गया। एक्सपेंशन प्रोजेक्ट में ऐसे बड़े बड़े 16 गेट इस्तेमाल किए गए। वो सब इटली में बनाए गए और फिर उन्हें पनामा भेजा गया। गेट्स बहुत बड़े थे। वो गेट्स ऐसे थे जैसे कोई 11 मंजिल की बिल्डिंग हो। सारे गेट्स अलग अलग लॉक चेंबर्स के हिसाब से बनाए गए थे, इसीलिए उनके डिजाइन एक दूसरे से थोड़े अलग थे। लेक पर लगे गेट्स सारी मशीनरी के साथ लगभग 2500 टन के हैं और पैसिफिक के सी गेट्स लगभग 4400 टन के। बेंथम के ओरिजिनल केसॉन से हटकर ये गेट्स इस तरह से डिजाइन किए गए हैं जिससे उन्हें रोल करके खोला और बंद किया जा सके, और ये काम सिर्फ इसलिए पूरा हो पाया क्योंकि वो तैरते हैं। गेट्स को एक अपर और लोअर वैगन का सपोर्ट दिया गया है, लेकिन वैगन्स इसका पूरा वजन नहीं उठाते। गेट्स असल में तैरते हैं और वैगन्स पर उनका सिर्फ 15% के आसपास का वजन पड़ता है। ये बड़े बड़े गेट्स
ये भी एक जहाज की तरह ही है। रोलिंग केसॉन गेट्स ने एक और बहुत बड़ी समस्या हल कर दी जो माइटर गेट्स के साथ थी। हर लॉक चेंबर के दोनों सिरों पर 2 की बजाय सिर्फ एक गेट होने की वजह से साइट पर किसी भी तरह का रख रखाव जहाजों को छोड़े बिना किया जा सकता है। At 12 o'clock। और कभी भी इतने बड़े इन्वेस्टमेंट की भरपाई के लिए यह बहुत जरूरी है। हमारे पास सिर्फ एक लेन है, हम किसी के लिए भी इसे बंद नहीं कर सकते। हमें 24/7 इसे खुला रखना है। लेकिन जिंदगी में दुर्घटनाएं तो होती ही हैं और शिपिंग इंडस्ट्री उससे अछूती नहीं है, जैसे कि पनामा नहर के पुराने लॉक चेंबर्स में देखा गया। तो आप 2 लाख टन के पूरी तरह से लदे हुए इस तरह के मालवाहक जहाज को कैसे रोक सकते हैं जो किनारे से टकराकर डैमेज हो रहा हो? उसे वहीं रोक दो। मिडशिप्स। ये जरूरी है कि जो जहाज लॉक चेंबर से होकर गुजरते हैं हम उनका बचाव करें। इसलिए हमने सब जगह फेंडर्स लगाए। अटलांटिक और पैसिफिक के बीच करीब 6000 फेंडर्स लगे हैं जिससे जहाज और लॉक चेंबर्स आपस में टकराए नहीं। फेंडर्स रबर के बने होते हैं और उनमें सामने की तरफ स्लाइडिंग कोट होता है। हम उसे अल्ट्रा हाई मॉलिक्यूलर वेट मटेरियल कहते हैं। अल्ट्रा हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीएथिलीन में एक मोटा सा थर्मोप्लास्टिक लगा होता है जो दूसरी किसी भी चीज से टकराने पर बहुत कम फ्रिक्शन पैदा करता है। धीरे धीरे आओ, स्लो टू पोर्ट। आराम से आगे बढ़ो, हार्ड टू स्टारबोर्ड। इसमें होता यह है कि चेंबर में जब पानी ऊपर नीचे होता है तो जहाज जाकर फेंडर्स पर थोड़ा सा टिक जाता है। इसलिए जहाज और लॉक चेंबर दोनों के बचाव के लिए उन्हें लगाना बहुत जरूरी है। शुक्र है जॉन वेस्ली हायट जैसे प्लास्टिक के आविष्कारक का, जिनकी वजह से चीफ पायलट मारियो चोंग बड़े बड़े जहाजों को लॉक चेंबर से सुरक्षित गुजार सकते हैं। जहाज के किनारों पर थर्मोप्लास्टिक कोटिंग की वजह से जहाज स्लाइड कर जाता है और रुकता नहीं, और रबर किसी भी तरह के इम्पैक्ट को अब्सॉर्ब कर लेता है। दीवार का ध्यान रखना। कैप्टन, इसे यहीं होना चाहिए। ओके, यहाँ फेंडर्स लगे हैं, हमें दीवार की तरफ जाना पड़ेगा सर। मैं दीवार से दूर नहीं जा सकता हूँ। ओके, हार्ड टू स्टारबोर्ड। उसे रोक दो। मैंने इसे अपनी तरफ रखने की कोशिश की है क्योंकि दूसरी तरफ क्या है ये मैं नहीं देख पा रहा हूँ। ओके, उसे वहीं रोक दो। हार्ड टू स्टारबोर्ड। अभी तक तो फेंडर्स अपना काम कर रहे हैं, तो अच्छा यही है कि मैं उस दीवार के पास रहूं जिसे मैं देख रहा हूं, बजाय इसके कि मैं ये अंदाजा लगाऊं कि दूसरी साइड पर कितनी जगह मिलेगी। थैंक यू सर। अभी तक तो बढ़ाई गई नहर बिना किसी परेशानी के चल रही है, लेकिन अच्छी तरह चलने के बावजूद अभी भी एक उलझन है जिसे इंजीनियर्स को सुलझाना है, और उसका हल निकालने के लिए उन्हें पलटकर अतीत में देखना पड़ा। ऐसा लगता है जैसे एक फंक्शनल स्ट्रक्चर नहीं बल्कि कोई चर्च हो, जिससे नामुमकिन को मुमकिन बनाया जा सके। पनामा नहर को बड़ा करना सेंट्रल अमेरिका के अब तक के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स में से एक है। ओरिजिनल चैनल्स अब पहले से ज्यादा गहरे और चौड़े हो गए हैं, और बड़े बड़े नए लॉक चेंबर्स का मतलब है कि बड़े से बड़ा जहाज अटलांटिक और प्रशांत महासागरों के बीच का शॉर्टकट इस्तेमाल कर सकता है। तो ये देखिए, ये हमारा एक जहाज है और ये इस नहर से गुजरने के लिए $850,000 दे रहा है। लेकिन इन बड़े नए लॉक चेंबर्स को चलाना पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द पैदा कर सकता है। इस नहर को ऑपरेट करने का एक बड़ा सोर्स है पानी,
ताज़ा पानी। पानी नहीं तो जहाज़ों का आना जाना नहीं। इसलिए हमें सबसे बड़ी चिंता पानी की थी। ये नहर इंसानों की बनाई हुई लेक गाटून पर निर्भर रहती है। हार्ड टू पोर्ट। हार्ड टू पोर्ट। उसे वहीं रोक दो, गेट्स पूरे खुले हुए हैं, चलो। लेकिन नए लॉक चेम्बर्स की बढ़ती हुई पानी की मांग से नहर और पनामा की आबादी दोनों को खतरा है। हमें पानी के इस्तेमाल को लेकर बहुत सावधान रहना था, क्योंकि ये चेम्बर्स और जहाज बहुत बड़े थे, जिनके आने जाने के लिए पानी बहुत इस्तेमाल होता था। पनामा और कोलोन शहर पीने का पानी गटून लेक से लेते हैं, इसीलिए ये सिर्फ जहाजों के आने जाने के लिए ही नहीं, बल्कि शहरों में इस्तेमाल होने वाले पानी के लिए भी बहुत जरूरी है। सबसे बुरी हालत तब होगी जब हम नए लॉक चेम्बर उतनी तादाद में नहीं निकाल पाएंगे। इतने बड़े पैमाने पर पानी बचाने के प्रोजेक्ट का सामना करते हुए इंजीनियर्स एक बार फिर समस्या का हल निकालने के लिए पुराने आविष्कारों की तरफ नजर दौड़ाने लगे। फिजिसिस्ट डॉक्टर सूजी शीही इतिहास के एक सबसे अद्भुत इंजीनियरिंग के कारनामे की तलाश में टर्की इस्तांबुल आई हैं। वो कारनामा जिसने कभी एक छोटी सी बस्ती को एक ग्लोबल पावर हाउस में बदल दिया था, और इसका रहस्य इस शहर की सड़कों के नीचे छुपा हुआ है। ये है बेसिलिक सिस्टर्न और ये रोमन हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग का एक शानदार उदाहरण है। 6वीं शताब्दी में बनी ये एक ऐसी जगह है जहां सैकड़ों कुंड या पानी रखने वाले टैंक हैं। इसे पानी को साफ रखने और गर्मियों में उसे भाप बनकर उड़ने से बचाने के लिए डिजाइन किया गया था। ये सोचकर हैरानी होती है कि ये शानदार जगह सिर्फ पानी रखने के लिए बनाई गई थी, और ऐसा लगता है जैसे ये एक फंक्शनल स्ट्रक्चर नहीं बल्कि कोई चर्च हो। ये 140 मीटर लंबा और 70 मीटर चौड़ा है, और इसमें 300 से भी ज्यादा मार्बल कॉलम्स लगे हैं, जिनकी वजह से छत जमीन से 9 मीटर ऊपर है। रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने इंजीनियरिंग के इस अद्भुत कारनामे को खून खराबे वाले गृह युद्ध के दौरान अंजाम दिया। उन्होंने अपने साम्राज्य की राजधानी को रोम से दूर ले जाने का फैसला किया, लेकिन यहां से ऊपर बाइजेंटियम शहर, जो अब इस्तांबुल है, उसे वाटर स्टोरेज सिस्टम चाहिए था, और रोमन इंजीनियर्स ने निराश नहीं किया। दीवारें लगभग 4 मीटर मोटी हैं और उनके ऊपर वाटरप्रूफ लाइम प्लास्टर चढ़ा है। उसमें करीब 8 करोड़ लीटर पानी आ सकता है, और जब उनका इस्तेमाल किया जाता होगा तो ये पूरी जगह भर जाती होगी। ये बेसिलिका सिस्टर्न एक चौंका देने वाला 250 किलोमीटर लंबा चैनल्स का नेटवर्क है, जो आज तक इस्तांबुल की क्षितिज पर हावी है। वो पहाड़ों और जंगलों से ताजा पानी शहर में लाए और इसे दुनिया का एक सबसे बड़ा सेंटर बना दिया। ये पूरा सिस्टम इतनी अच्छी तरह बनाया गया था कि इसे अपना कीमती माल पहुंचाने के लिए गुरुत्वाकर्षण के अलावा कुछ नहीं चाहिए था। इस शहर को बनाने में जो हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग लगी थी वो कमाल की थी, और उन इंजीनियर्स के बिना ये शहर कभी उतना कामयाब नहीं होता जितना ये था। और ये बात सोच से परे है कि इस खूबसूरत स्ट्रक्चर का इस्तेमाल ऑटोमन सुल्तान आज भी कर रहे हैं, इसके बनने के करीब 1400 साल बाद भी। चीफ लॉक डिजाइन इंजीनियर जेरल जॉर्ज की देखरेख में एक्सपेंशन प्रोजेक्ट की टीम ज्यादा से ज्यादा पानी को दोबारा इस्तेमाल में लाने के लिए ग्रेविटी के दम पर पानी के टैंक्स के आइडिया को इस्तेमाल कर रही है। कॉन्सेप्ट ये था कि वाटर सेविंग बेसिन्स बनाने हैं, जिससे नए लॉक चेम्बर्स के हर लॉकेज में लिमिटेड पानी इस्तेमाल हो।
हर नए लॉक चेम्बर में पानी रखने के 3 बेसिन्स हैं, जिनकी ऊंचाई अलग अलग है। बजाय इसके कि पानी लॉक चेम्बर से फैलकर बाहर महासागर में चला जाए, उसे इन पॉन्ड्स में भर दिया जाता है। जब लॉक चेम्बर खाली हो जाता है तो पानी सबसे पहले ऊंचे पॉन्ड में जाता है, उसके बाद बीच वाले पॉन्ड में और फिर सबसे नीचे वाले पॉन्ड में। उसके बाद ही लॉक चेम्बर के सबसे निचले हिस्से का पानी अगले लॉक चेम्बर में भेजा जाता है, और जब दोबारा लॉक चेम्बर भर जाता है तो सबसे पहले सबसे नीचे वाले बेसिन का पानी निकलता है, उसके बाद बीच वाले का और फिर सबसे ऊपर वाले का। इस तरह लॉक चेम्बर नहर के पानी से पूरा भर जाता है। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसे कॉम्प्लेक्स कंट्रोल सेटअप में सही तरीके से काम करने के लिए सिर्फ गुरुत्वाकर्षण की जरूरत है। हमने जो सिस्टम इन बढ़ाए गए लॉक चेम्बर्स में लगाया है, उससे हम 60% पानी बचा रहे हैं, और इतना पानी बहुत होता है और हमने ये कर दिखाया। ये बिना किसी प्रॉब्लम के चल रहा है। थ्रस्टर्स को रोक दो। कैप्टन, आपको एक नया पायलट मिल गया। पनामा नहर को बढ़ाने का प्रोजेक्ट हाथ में लेना एक बहुत बड़ा काम था। 21वीं सदी के हिसाब से एक नहर को बड़ा बनाने में आई इंजीनियरिंग की चुनौतियों ने इसे बनाने वालों को पूरी तरह से निचोड़ लिया। ये ऐसी चीज है जिस पर हम इंजीनियर्स को गर्व होना चाहिए, क्योंकि हमने इतनी बड़ी चीज बनाई है। हर चीज वैसी ही बनकर निकली जैसी होनी चाहिए। हमने देश और शिपिंग इंडस्ट्री से जिस काम को करने का वादा किया था वो पूरा कर दिया, और अपने सामने काम करते हुए देखना कि किस तरह जहाज लॉक चेम्बर से होते हुए गुजरते हैं, ये हम सबके लिए बड़े गर्व की बात है। पुराने जमाने के महान आविष्कारकों से सीखकर, उनके आइडियाज लेकर, उन्हें बहुत बड़े पैमाने पर अपने नए तरीके से बनाकर पनामा कैनाल एक्सपेंशन प्रोजेक्ट के इंजीनियर्स और डिजाइनर्स ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया।